हाय हेलो नमस्ते राम राम। हम लोग आज कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी पढ़ रहे हैं। काव्य खंड में दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर को। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में कहा जाता है, यह ब्रजभाषा के अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रथम स्थान है। यानी कि ब्रजभाषा के कवि हैं। ब्रजभाषा की जो अंतिम परंपरा रही है उसके अंतिम महाकवि हैं। इनका जन्मस्थान काशी के भाद्रपद सुदी पंचमी सन 1866 ईस्वी को एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह का नाम तुलाराम एवं पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता भारतेंद्र जी के मित्र थे, यानी कि यह वैश्य परिवार से थे और भारतेंद्र जी भी वैश्य परिवार से ही थे। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बीए एलएलबी करने के बाद एमए की पढ़ाई माताजी के निधन के कारण पूरी ना हो सकी। बीए कर लिए, एलएलबी किए, एमए की पढ़ाई जो कर रहे थे फारसी भाषा से, माताजी के निधन होने के कारण वह पूरी न हो सकी। 1900 ईस्वी में आवागढ़ एटा के खजाने के निरीक्षक तथा 1902 में अयोध्या नरेश के निजी सचिव बने। 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात महारानी के निजी सचिव बन जाते हैं। राज दरबार से संबद्ध रहने के कारण इनका रहन सहन सामंती था, यानी कि रुपया पैसा खूब था, लेकिन प्राचीन धर्म, संस्कृत और साहित्य में गहरी आस्था थी। प्राचीन भाषाओं का ज्ञान था। विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी गति थी, यानी कि उसकी जानकारी रखते थे। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ एवं प्रमुख तीर्थ स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। विद्यार्थी काल से ही उर्दू परिवार में कविता लिखते थे, लेकिन कालांतर में ब्रजभाषा में रचना करने लगे। साहित्य सुधानिधि और सरस्वती का संपादन किए। रसिक मंडल का संचालन तथा काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना एवं विकास में योगदान दिए। यानी काशी नागरी प्रचारी सभा, रसिक मंडल, इन सब में योगदान देते हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए जाते हैं। हरिद्वार में 21 जून 1932 को इनका देहांत हो जाता है। हिंदी माँ को अपना रत्नाकर फिर भी कभी नहीं मिल सकता, मतलब बहुत ज़्यादा धनी थे ये। रत्नाकर जी की काव्य साधना काव्य के सभी गुणों से ओतप्रोत थे। इन्होंने सूरदास से माधुर्य भावना, तुलसीदास से प्रबंध पद्धति तथा श्रृंगार कवियों से मुक्तक शैली ग्रहण की है। अपने काव्य में इन सबका समन्वय किया है। इन्होंने अपने काव्य तथा विषय पौराणिक कथाओं एवं घटनाओं को बनाया है, फिर भी उनमें सूर तथा तुलसी की अपेक्षा नवीनता है, मतलब नवीन भाव से लिखे हुए हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं को आधार बना करके लिखे हैं। इन्होंने भक्तिकालीन भावनाओं को रीतकालीन अलंकार में पद्धति से अभिव्यंजित किया है। इन्हें कला पक्ष के क्षेत्र में जितनी सफलता प्राप्त हुई है, उतनी भाव पक्ष में, यानी कि दोनों पक्षों में, कला तथा भाव में, दोनों में इनको सर्वश्रेष्ठ मन से लिखते हैं, सफलता मिली है। शब्द की दोनों शक्तियों लक्षणा व्यंजना के बल पर इन्होंने भाव भाषा अपूर्व समन्वय किया है। दोनों शक्तियाँ, शब्द की दोनों 3 शक्तियाँ होती हैं, अभ्या, लक्षणा, व्यंजना, और दोनों शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना पे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त किया है इन्होंने। आधुनिक चेतना की यथासंभव उपेक्षा करते हुए मध्ययुगीन मनोवृत्ति में आकंठ मग्न होकर काव्य साधना में तल्लीन कवियों में से एक जगन्नाथ दास रत्नाकर अपनी मध्ययुगीन प्रवृत्तियों के अनुरूप मध्ययुगीन वातावरण भी खोज लिया था। मध्ययुगीन काव्य राजाश्रय में संपादित हुआ था। रत्नाकर जी पहले आवागढ़ के महाराज, फिर अयोध्या नरेश के साथ रहकर अपने लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त कर लिया था। रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा में युगीन प्रभाव तथा आधुनिकता का भी कुछ संस्पर्श है। वह समकालीन कवियों अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त की भांति कथा काव्य की रचना में दृष्टिगत होता है। इन्हीं कवियों की भांति रत्नाकर जी अपने कथा काव्यों में राजाश्रित कवियों की भली भांति
केवल भावुकता का प्रदर्शन नहीं किया अपितु व्यापक सहृदयता का भी परिचय दिया। रत्नाकर जी के गौरव ग्रंथों में उद्धव शतक, गंगावतरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी कि दो उद्धव शतक और गंगावतरण उल्लेखनीय है। प्रथम प्रबंध मुक्तक है, उनमें कृष्ण काव्य के प्रसिद्ध उद्धव गोपी संवाद नूतन काव्य संगठन तथा काव्य श्रेष्ठों में उपस्थित किया गया है। रत्नाकर जी के गंगावतरण में उनकी काव्य प्रतिभा का व्यापक स्वरूप दृष्टिगत होता है। प्राचीन साहित्य विशेष रूप से पुराणों सम्यक अनुशूलन आधार पर लिखित इस कथा काव्य का मर्म स्पर्शीय स्थलों को भली भांति पहचाना गया है। उनका पूर्ण सरसता के साथ वर्णन किया गया। रत्नाकर जी मुक्तक रचनाओं में श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक आदि में अलंकारिक शोभा और भी स्वच्छंद रूप में दृष्टिगत होती है। रीतकालीन अलंकारवादी कवियों में रत्नाकर की विशेषता यह है कि उनकी भांति यह सौंदर्य विधान बौद्धिक व्यायाम की सृष्टि नहीं वरन आंतरिक प्रेरणा से सहज प्रसूत है। रत्नाकर जी की इन मुक्तक रचनाओं में इस दृष्टि से रीतयुगीन कवियों में आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने पौराणिक विषयों से लेकर देशभक्ति की आधुनिक भावना तक को वाणी दे रहे हैं। आज हिंदी संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिसे यह ज्ञात न होगा कि महाकाव्य रत्नाकर ब्रजभाषा के परम प्रेमी और मर्मज्ञ थे। ब्रजभाषा के लिए ये बहुत समय तक ब्रज में रहे और ब्रजभाषा के लिए बहुत समय तक ब्रज में निवास किए थे। ब्रजभाषा के साहित्य का इन्होंने अध्योपांत अध्ययन भी किया। ब्रजभाषा को साहित्योचित एक रूपता देने का जो कार्य आचार्य केशव द्वारा उठाया गया था, महाकवि बिहारी लाल द्वारा आगे बढ़ाया जाकर कविवर घनानंद आदि द्वारा प्रौढ़ किया गया, वही बाद में रत्नाकर जी द्वारा पूर्ण किया गया। अर्थात रत्नाकर जी ब्रजभाषा को वह निश्चित एक रूपता दी जो साहित्य भाषा के लिए अनिवार्य ठहरती है। भाषा की सफाई, शुद्ध छंद की शुद्धता, अलंकार की छटा, नई नई अनूठी युक्तियाँ रत्नाकर जी के महाव्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। संक्षिप्त परिचय ये देखते हैं क्या कैसे हैं। इनका जन्म, रत्नाकर जी का जन्म 1866 में हुआ था, काशी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। प्रमुख रचना इनकी उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी है। भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा है। शैली चित्र अलंकारिक चमत्कारिक है। मृत्यु होती है इनकी 21 जून 1932 को। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हुआ तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करना। हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिख देना समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।